धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कदम कदम पर ताक़ुब में लाखों दुश्मन के लाल किले से निकाला गया जफर हूं मैं। क्या यही बात ईरान के लिए साबित हो रही है? जब से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं तब से अब तक देखें तो 29 जासूस पकड़े जा चुके हैं जो गद्दार थे और मोसाद के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा हाल फिलहाल में एक शख्स को अभी फांसी दी गई है जिसको 2023 में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, मतलब जो इजराइल हमले कर रहा है और उसमें बड़े बड़े जो कमांडर मारे जा रहे हैं, उसके बाद से अभी भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या कदम कदम पर ताकुब में लाखों दुश्मन छिपे बैठे हैं अभी भी ईरान के अंदर, और जिनको ईरान पहचान नहीं पा रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो अहमदी नजाद साहब का एक इंटरव्यू है तुर्की के चैनल पर। वो बोलते हैं 2021 में कि हमने मोसाद को खत्म करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए 20 सदस्यीय टीम बनाई, पैनल बनाया। बाद में पता चला उसका जो सरबराह था वो भी डबल एजेंट निकला। और यही नहीं, 2018 में जो रिपोर्ट लीक हुई थी परमाणु की, वो भी इन्हीं ने लीक की थी, ऐसे ही लोगों ने, जिसके बाद ट्रंप ने 2015 के मुआहिदे को तोड़ दिया था। तो इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी समस्या है इस पूरी जंग के दौरान, जब अमेरिका भी आ रहा है और ये कह रहा है कि पूरा जो आसमान है ईरान का उस पर उसका कंट्रोल है, और आयतुल्लाह खामनेई उसके निशाने पर हैं, और वो उनको भी सद्दाम की तरह जो है करना चाहता है, जो भी है। तो इन तमाम पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के वो संपादक हैं, और आप रोजाना देखते होंगे वो सुबह भी अब लाइव शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जब से ईरान वाली जंग शुरू हुई है तो सुबह सुबह जानकारी भी लोगों को चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया। सीधा मैं सवाल करना चाहता हूं सर, और ये जानना चाहता हूं कि एयर डिफेंस से शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से इजराइल के फाइटर जेट दिखाई देते हैं ईरान के ऊपर हमला करते हुए, वैसे ईरान के फाइटर जेट नजर नहीं आते हैं। तो क्या ईरान भी टेक्नोलॉजी के मामले में सिर्फ वहीं तक सीमित, जहां तक हिजबुल्ला थे, भैया मिसाइल चला लो, रॉकेट चला लो, ड्रोन चला लो। हूती जो है रॉकेट चला लो, ड्रोन चला लो, मिसाइल चला लो, या हमास जो है वो रॉकेट चला लो। अपने आप को जिस तरीके से फाइटर जेट के मामले में अपग्रेड करना चाहिए ईरान को, वो ईरान नहीं कर पाया है। देखिए, ईरान वो मुल्क है जिस पर 1979 से 79 से जब से इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ उस पर पाबंदियां हैं। उसका दुनिया भर में पैसा फंसा हुआ है। अमेरिका ने भी डकैती डाली हुई है, ईरान का पैसा वहां पर अटकाया हुआ है। हमारे यहाँ भारत में भी उन्हीं पाबंदियों की वजह से भारत में बहुत सा पैसा फंसा हुआ है। तो ये वो मुल्क है जो 1979 से ही पाबंदियों का सामना कर रहा है। उसके बावजूद उसने ऐसे हथियार बनाए हैं कि जो तस्वीरें इजराइल नहीं दिखाना चाहता अपने यहाँ की, आपको शायद ये खबर होगी, मैं दर्शकों को बताऊं आपके, कि कल रात बाकायदा CNN, BBC, सारे वेस्टर्न मीडिया को भी लाइव फीड करने के लिए, लाइव टेलीकास्ट करने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ईरान के टेलीविजन पर हमला किया है, या 250 से ज्यादा पत्रकारों का कत्ल कर चुके हैं फिलिस्तीन की। तो आखिर वो कौन सी चीज है जिसको इजराइल छुपाना चाहता है? कुछ विजुअल्स आए हैं बाहर, शायद आपने भी देखे होंगे। हैफा के जो विजुअल्स हैं और कई तेल अवीव के, हैफा के विजुअल्स और गाजा के विजुअल्स अब एक जैसे नजर आने लगे हैं। तो ईरान ने जो अब तक हमले किए हैं उससे खुद इजराइल और अमेरिका ये सब अचंभे में है। उन्हें खुद अजीब लग रहा है कि आखिर ईरान के पास क्या कुछ है। अभी आज का जो बयान है ईरान का, उनके IRGC के कमांडर ने कहा है कि अब तक जो हमने हमले किए हैं वो वार्निंग किस्म के हैं। असल पेनफुल जो हमले वो हम अब शुरू करेंगे। तो अभी देखिए, आने वाले वक्त में ये बात अपनी जगह ठीक हो सकती है कि उनके पास जहाजों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ड्रोन और मिसाइलों से वो कुछ कर रहे हैं जो तमाम अमेरिका के और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो रहे हैं। तो जितना उनके बस की है और था, उतनी उनके पास तैयारी है। और 50 मुल्क ईरान से डिफेंस का सामान या तो खरीद रहे हैं या खरीदने की लाइन पर हैं। तो यहां तक तरक्की तमाम पाबंदियों के बावजूद, और जंग में जो अब रंग नजर आ रहा है वो कवरेज से क्यों घबरा रहे हैं।
आने दो ना दुनिया के सामने तस्वीरें। अब जो तस्वीरें आई नहीं रही तो जाहिर है उसी की बुनियाद पर आप भी सवाल कर रहे हैं, और जाहिर है अभी अभी चीजें आने दो, आगे आने वाले वक्त। नहीं नहीं, वो तो तस्वीरें वो भी आ रही हैं कि ईरान दावे कर रहा है कि उसने पिछले 24 घंटे के अंदर 28 फाइटर जेट जो है मार गिराए हैं। इसराइल के ड्रोन भी वो बड़ी तादाद में गिरा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसराइल के जहाज घूमते हुए दिखते हैं आसमान पे, तबाही मचाते हुए दिखते हैं, वो लगता है ईरान के पास है नहीं। उसके पास वही रूस के मिग टाइप के विमान हैं। वो उस मामले में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया। एयर डिफेंस के देखिए सिस्टम सुनिए में भी आप सुनिए, देखें। नहीं मैं आपको इसका और जरा डिटेल से जवाब दूं। जब आप इसराइल कहते हैं तो वो अकेला इसराइल नहीं है, उसके साथ अमेरिका और तमाम कम से कम 30 मुल्क हैं जो उसको हथियार दे रहे हैं। और यहां ईरान पर पाबंदियां रही इतने लंबे अरसे से, इसका उसको जब आप कंपेयर करते हैं तो मैं समझता हूं उसमें ईमानदारी नहीं लगती। क्योंकि जिस तरह से अकेला ईरान लड़ रहा है इन तमाम ताकतों से, और उसको मीडिया ब्लैकआउट करना पड़ रहा है, वो इतना कमजोर नहीं पड़ रहा सर, है। मिसाइल के मामले में भी तो किया ना, ड्रोन के मामले में भी तो किया ना। ईरान के ड्रोन की पूरी दुनिया में एक पहचान है, वहां भी तो किया ना। तो फाइटर जेट के मामले में क्यों नहीं किया? वहां कौन रोक रहा था? उसके लिए बहुत से पुर्जे दूसरे मुल्कों से आते हैं, वो सब बंद पड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि वहां मुसाफिरों के जहाज भी जो हैं वो 30-30 साल पुराने काम कर रहे हैं। और ये ईरान के और दुनिया भर के लोग जो ईरानी जहाजों में सफर करते हैं, आम शहरी, उनकी जिंदगियां खतरे में डाली हुई हैं अमेरिका ने। ये इंसानी कानून कहां चले गए? और वो जो कुछ करे वो ठीक, और जो बाकी करें, जो बाकी जवाब भी दें तो वो टेररिस्ट। तो ये इनकी टर्मिनोलॉजी की कहानी है दुनिया को। अब देखिए, वो मीडिया जो मीडिया इनकी पूरी तरह से खिदमत कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया, अब उस पर भी पाबंदी लगानी पड़ रही है। उस पर भी वो पाबंदी लगा रहे हैं। हाइफा में टीआरटी अरबी के पत्रकार को उन्होंने पकड़ा, उसके कैमरे वैमरे छीन लिए, तमाम तरीके की वो तस्वीरें, सब खबरें सामने आ रही है, उसको कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन हम वापस अपनी खबर पे चलते हैं। एयर डिफेंस के नाम पे देखिए, ऐसा लगता है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। पाकिस्तान देखिए, उसका भी एक एयर डिफेंस सिस्टम दिख रहा था, लेकिन ईरान का तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो फाइटर जेट आते हैं जहां चाहते हैं, जितनी देर चाहते हैं उतनी देर मारा मारी करते हैं। वो ये जो F-35 गिराए गए हैं वो कहां से गिराए गए हैं? वो जो F-35 गिराए जा रहे हैं या ड्रोन गिराए जा रहे हैं, वो कहां से गिराए जा रहे हैं? वो जाहिर है एयर डिफेंस सिस्टम से। देखिए, एक बात बहुत ही बुनियादी आप समझ लें, जोग्राफिया जो है, भूगोल जो है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और इसराइल कब्जा किए हुए इलाके की एक पट्टी है। जो 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 5 मिनट भी हवाई जहाज उसके ऊपर नहीं चलता, वो पार कर जाता है उसको। उसमें 2-3 लेयर की उन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है, जिसमें जॉर्डन से भी खिदमत दी जा रही है, जिसमें सऊदी अरब से भी खिदमत दी जा रही है बचाने के लिए इसराइल को, और अमेरिका के सारे बेसिस इस पूरे इलाके में हैं, वो सारी खिदमत दे रहे हैं। तो जाहिर है उसके सामने कुछ चीजें हैं, लेकिन अब के बाद क्या होगा देखेंगे आने वाले वक्त में। क्या आप इस बात को मानेंगे कि ठीक है, चलिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हैं, एक लंबे अरसे से ईरान उन पाबंदियों को झेल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो अंदरूनी राजनीति है वो सिर्फ अपने हरीफों को ठिकाने लगाने, जेल डालने में ज्यादा लगी रही, और इसकी तैयारी उसने नहीं की जो तैयारी उसको वक्त रहते करनी चाहिए थी। और अगर वो करते तो शायद इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ही वो लोग सचेत हो जाते और उनके बीच में छुपे हुए जो एजेंट थे मोसाद के, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते वो लोग। देखिए, मोसाद के एजेंट तो हर मुल्क में हैं। अभी जो खुफिया मालूमात ईरान को मिली है इस जंग से कुछ ही दिन पहले, जिसको ईरान ने ऐलान किया था, उनके पास उन दूसरे मुल्कों में भी कौन कौन मोसाद के एजेंट हैं, शायद भारत में भी जो मोसाद के एजेंट हैं उनके नाम ईरान के पास मौजूद हैं। तो ये एजेंट बिकने वाले लोग हर मुल्क में आसानी से मिल जाते हैं। वो कोई ईरान में ही नहीं होते, हर जगह होते हैं। हम अपने यहाँ कितने एजेंटों के बारे में खबरें सुनते हैं, कुछ खबरें सामने आती हैं, कुछ नहीं भी आती। तो ये जो एजेंटों का मामला होता है, लालची लोग जो होते हैं, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, वो तकरीबन हर मुल्क में मिल जाते हैं। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि ईरान ने तमाम पाबंदियों के बावजूद इतनी लंबी जंग जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अब तक लड़ रही थी, उनको इतना, यानी पिछले 18-19 महीने में पूरी दुनिया ने देखा इजराइल को आते हुए हथियार, लेकिन हमास को आने वाले हथियार किसी ने नहीं देखे। हुती अंसारुल्लाह को आने वाले हथियार किसी ने नहीं देखे। हिजबुल्लाह के पास जो हथियार आए वो किसी ने नहीं देखे।
वो कहीं से तो थे, तो वो इतनी लंबी जंग जी। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए भी, और अब डायरेक्ट लड़ रहा है। ठीक है। अभी अभी बहुत सी चीजें खुल के आएंगी। खुल के आएंगे, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नतीजा जाहिर है 4-6 दिन में नहीं निकाला जा सकता। क्या मोसाद के जो सबसे ज्यादा एजेंट इसराइल में मौजूद हैं वो शावाद वाले हैं, जो पहले यहाँ पे राजा हुआ करता था, उसकी खुफिया एजेंसी हुआ करती थी जिसका इसराइल के साथ अच्छा संबंध था, उसके लोग अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते। वो सावाक नाम था उसका, और वो बड़ी खतरनाक किस्म की हम्म। खुफिया एजेंसी थी। और इसराइल और अमेरिका की दोनों की एम्बेसियां मौजूद थी शाह के जमाने में। तब तो बहुत ही उनका बल्ले बल्ले था। यानी जिस तरह से आज सऊदी अरब है, जिस तरह से और जीसीसी मुल्क हैं जो अमेरिका के बेसिस और सब कुछ वहां पर है, और यस सर कह करके वो खड़े रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का शाह था ईरान में। ईरान में एक इनकलाब आया और उस शाह को निकाल करके फेंक दिया। उसके फौरन बाद अगले साल ही जंग शुरू करा दी गई सद्दाम हुसैन के जरिए। 8 साल तक जंग हुई, और उसमें इन तमाम अरब मुल्कों ने, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की मदद की ईरान के खिलाफ। लेकिन उस इनकलाब के शुरुआती बरसों में भी 8 साल जंग ईरान ने लड़ी, और वो कोई बगैर जीत हार के जंग बंद हुई। और जब एक हवाई जहाज, मुसाफिर बरदार जहाज अमेरिका ने गिराया, ईरान एयर का, दुबई से तेहरान जाते हुए, तब उस वक्त के लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि मैं जहर का प्याला पी रहा हूं इस जंगबंदी को कबूल करने के लिए। तो 8 साल जंग अब उस शुरुआती दौर में लड़ चुके ठीक हैं। है। मुझे लगता है कि अब भी लंबी जंग के लिए ईरान तैयार है। ठीक है, आपने उस दौर का जिक्र किया, सद्दाम हुसैन का जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जिक्र करना चाहिए मुजाहिदीन खल्क का, जो हम्म। ईरान की आज़ादी के लिए वो भी क्रांति के तौर पे लड़ रहा था। लेकिन जब ये जो सत्ता में आए आयतुल्लाह खुमैनी, तो उन्हें उतनी महत्ता नहीं दी गई और वो चले गए सद्दाम हुसैन के पास। तो वो जंग सद्दाम हुसैन ने थोड़ी थोपी, अपने लोग जाके वहां पे बैठ गए। आप हर आदमी को तो जेल में डाल दे रहे हो, ऐसा भी तो हो रहा है ना वहां पे। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, मुजाहिदीन खल्क की आपने बात शुरू की। मुजाहिदीन खल्क ने इस्लामी इनकलाब के बाद बहुत मौकों पर टेररिज्म के एक्टिविटीज वहां की हैं। और सन 2000 में मैं पहली बार इराक गया था सद्दाम हुसैन की हुकूमत के दौरान। मैंने जिस तरह से बगदाद में मुजाहिदीन खल्क का हेडक्वार्टर देखा है उस जमाने में, तकरीबन ऐसे आप समझ लीजिए जैसे यहां आप चाणक्यपुरी में अमेरिकन एम्बेसी, हम्म। इस तरह से सद्दाम हुसैन ने उसको उनको सपोर्ट किया हुआ था। और वो एलिमेंट्स आज भी मौजूद हैं, कहीं कुर्दिस्तान में हैं, कहीं ईरान के अंदर हैं। बहुत से टेररिस्ट वाकयात जो होते हैं उसमें जाहिर है वो रहते हैं। और ये जो नैरेटिव है ना कि मुजाहिदीन खल्क ने इस्लामी इनकलाब में बड़ा काम किया था, ये हम्म। नैरेटिव भी वेस्ट का बनाया हुआ है। हकीकतें कुछ और हैं। अगर हकीकतें ऐसी होती कि तब्दीली वो चाहते, और जो पब्लिक ने रेफरेंडम के जरिए इस्लामिक रिपब्लिक को एक्सेप्ट किया था, अगर उसके साथ मुजाहिदीन खल्क रहते तो कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। फौरन ही वो क्यों दूसरों के एजेंट बन गए, क्यों सद्दाम हुसैन के गोद में चले गए, क्यों अमेरिका की गोद में चले गए। वो एक तारीखी चीजें, शायद ठीक है, मुझे हमें इस पर ज्यादा वक्त खर्च करने की ज्यादा जरूरत वक्त नहीं। खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए जैश अल दल को छोड़ देते हैं, जो साउथ वेस्ट में अपना बवाल मचाता रहता है, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान में। उसको नहीं यहाँ पे शामिल करते हैं, वो तो खुल्लम खुल्ला है। लेकिन जो छुपे हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और जब छुपे हुए की हम बात करते हैं, तो क्या हमें जिक्र नहीं करना चाहिए सर, जो लेफ्ट पार्टियां जब ईरान की आजादी के लिए लड़ रही थी, सत्ता में आने के बाद उनके भी बहुत सारे लोगों को आज तक जेल में डाल रखा है। लेकिन फिर भी आप देखिए, एक लेफ्ट पार्टी 4 दिन पहले सामने आती है और वो कहती है ठीक है सरकार से हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन हम ईरान के साथ हैं। तो उन लोगों की कम से कम इज्जत तो करिए। हाँ, ये तो देखिए, वो हुकूमत वहां जो हुकूमत तेहरान में बैठी है, वो फैसला लेने की हालत में। हम आप तो पत्रकार हैं, हमें किसी का हम्म। डिफेंड तो करना नहीं है। लेकिन हम्म। वो वहां की सिचुएशन को जानते हैं, उसी के मुताबिक वो फैसला करेंगे। लेकिन हाँ, एक खूबी आम तौर पर ईरानियों में ये है कि आपस में कोई भी इख्तलाफ हो, अगर गैर मुल्की कोई हमला होता है, गैर मुल्क अगर कुछ चाहता है, तो उसके खिलाफ सब लोग मुत्तहिद होकर के खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब महमूद अहमदी निजाद का आपने जिक्र किया, जब वो दूसरी बार इलेक्शन जीत करके आए, मैं इत्तेफाक से लंदन में था किसी थिंक टैंक में। मुझसे किसी ने पूछा, बहुत बड़ी राइटर ने, कि आप ईरान को अच्छे से जानते हैं, ये क्या हुआ। मैंने कहा कि भाई, जिस कैंडिडेट को आप लोग सपोर्ट करेंगे वो हारेगा, और वो इसलिए हारेगा
कि ईरानी लोग आपस में जब भी कहीं गैर मुल्की मुदाखलत होती है उसमें वो मुत्तहिद हो जाते हैं। चलिए, 9 करोड़ 20 लाख की आबादी है, देखते हैं मुत्तहिद हैं वो अभी तक तो 6-7 दिन में। लेकिन अब यहाँ एक चर्चा चल रही है, क्या आयतुल्ला खामेनेई बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनके बेटे को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? लेकिन वहां का संविधान तो कहता है कि आखिरी सांस तक जो भी आयतुल्ला होगा वो आखिरी सांस तक रहेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा है। आयतुल्ला खुमैनी आखिरी सांस तक थे, उसके बाद इनको इलेक्ट किया गया था। काउंसिल ऑफ गार्जियंस जो वहां पर है, तकरीबन शायद 25 मेंबर हैं उसके। तो आयतुल्ला खामेनेई के बारे में मैं एक बात बताऊं। मैं जब तक जाता रहा और देखा, मैंने बहुत सी चीजें मालूम है मुझे। वो हर जुमे को अब भी पहाड़ी पर चढ़ करके पैदल जाते हैं, उनकी सेहत ऐसी है। और आज भी वो बहुत ही एक्टिव हैं। उनका दिनचर्या सुबह बहुत सवेरे से, नमाज के वक्त से, बल्कि उससे भी पहले शुरू होती है। और दिन भर उनकी मीटिंगें, मुलाकातें और बहुत सी चीजें उन्होंने अपने जिम्मे ली हुई हैं। वो वहां की फौज के सरबराह भी हैं और इस जंग में बहुत से बड़े फैसले वो ले रहे हैं। और अब इजराइल और अमेरिका बहादुर कह रहे हैं कि हम आयतुल्ला खामेनेई को खत्म कर देंगे। कभी ट्रंप साहब कहते हैं कि अभी हम फिलहाल नहीं मार रहे उन्हें, और हमारे साथ मुआहदा कर लीजिए। कभी इजराइल सरेंडर कर दो, सरेंडर, मुआहदा नहीं कह रहे हैं, सरेंडर कर दो बगैर शर्त के। सरेंडर, हाँ बगैर शर्त के सरेंडर कर दो। और अब अभी हम फिलहाल उनको नहीं मार रहे हैं। ये अजीब पागल किस्म का आदमी है। ये वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग, उन्हें लगता है कि ग्लोब पे उंगली रखो और ये तय कर लो इस मुल्क में क्या करना है। ये जमाना चला गया। वो कहां कहां से पिट करके गए। अफगानिस्तान से जो आखिरी जहाज उड़ा था, ये भूल गए कि आधी रात को उन्होंने लाइटें बंद करके बगराम एयरबेस की हवाई जहाज उड़ाया था, डरे हुए लोगों ने। तो ये अब चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ ऐसा कुछ कर लेंगे। मुझे नहीं लगता। वो जो रजीम चेंज की कहानी उनके दिमाग में उनके बेटे को जो बनाने की बात हो रही है वो अभी से क्यों हो रही है? और अगर बेटे को बनाने की बात हो रही है, सर सवाल पूरा ले लीजिए। बेटे को बनाने की बात हो रही है तो ये क्या पूरा एक डायनेस्टी सिस्टम नहीं हो गया? वहां का संविधान तो कहता है कि जरूरी नहीं है कि बाप के बाद बेटा बनेगा। नहीं नहीं, वहां बिल्कुल संविधान ये नहीं कहता कि बाप के बाद बेटा बनेगा। अगर लेकिन इत्तेफाक हो तो हो भी सकता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फैसला करेगी। मैं आपको बताऊं, आयतुल्ला खुमैनी ने अपने वसीयत में बाकायदा इसको बहुत ताकीद से कहा था कि मेरे फैमिली के किसी भी आदमी को कोई भी सरकारी ओहदा नहीं दिया जाना चाहिए। हम यानी बिल्कुल डिस्कनेक्ट। और आपको मैं अब भी बता दूं कि आयतुल्ला खुमैनी के बहुत नजदीकी रिश्तेदार, जो अभी पिछले दिनों 3-4 जून को इमाम खुमैनी की बरसी पर आयतुल्ला खामेनेई के साथ में स्टेज पर नजर आए थे, उनके खिलाफ भी वहां पर कुछ लोग नाराज हुए थे जब जब कोई एक इलेक्शन का मौका था। तो वहां ऐसा नहीं है कि अगर कोई इमाम खुमैनी की फैमिली का आदमी है तो उसकी तमाम हरकतें कबूल कर ली जाएंगी, या आयतुल्ला खामेनेई की भी फैमिली से अगर कोई है तो उसको 100% चाहे वो कुछ भी करे उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वहां वो डिक्टेटरशिप वाला मामला अभी तक कहीं नजर नहीं आता। जो अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं कि वहां की जनता भड़क जाए, क्या वो इस वजह से इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? क्योंकि जो हाल फिलहाल में पिछले साल इलेक्शन हुआ उसमें महज 40% लोगों ने हिस्सा लिया, 60% लोगों ने इलेक्शन में शामिल ही नहीं हुए। तो क्या जो ये सिस्टम चल रहा है वहां पे धर्म के नाम पर, उससे लोग ऊब चुके हैं, पक गए हैं वो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यकीनी तौर पर कुछ लोग जरूर मुखालिफ हैं, इसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जहां इलेक्शन होते हैं वहां परसेंटेज से पता चल जाता है कि कौन हुकूमत के साथ है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि बहुत सी डेमोक्रेसीज में 25% पे हुकूमत बनती है। हमारे यहां भारत में कितने परसेंट वाली हुकूमत है? 70% ने वोट नहीं दिया लेकिन ये हुकूमत में है। इस बहस में मैं नहीं जाता। लेकिन एक बात सामने है कि अमेरिका और ब्रिटिश फंडिंग से ईरान के खिलाफ कम से कम दर्जनों टेलीविजन चैनल, रेडियो स्टेशन दूसरे मुल्कों से बैठ करके बीम किए जाते हैं बाकायदा भड़काने के लिए। और वो जो एक खातून मरी थी, वो जो पर्दे की वजह से, महसा अमीनी, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ववंडर फैलाने की कोशिश की, तो ये तो हर मौका तलाश करते हैं
कि किसी भी तरह से पब्लिक को ठीक भड़काया है, जा सकता वक्त का थोड़ा तकाजा है, कुछ और सवाल हैं, उनमें से छोटा सा सवाल एक मैं लेना चाहता हूं। जिस तरीके से आज ट्रंप ने बिरयानी खाने के लिए बुला लिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ या यूं कहूं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, उससे दो सवाल पैदा होते हैं कि एक तो ये कि सब कुछ करना ही आर्मी चीफ को है पाकिस्तान में, इसलिए वहां के प्रधानमंत्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा, क्या ये आर्मी चीफ अब ट्रंप की बिरयानी खाकर ईरान के खिलाफ काम करेगा क्या? है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख बड़ी खराब है। मैं आपको बताऊं, फिलिस्तीन के मामले में जनरल जियाउल हक के जमाने में बाकायदा फिलिस्तीनियों को कुचलने के लिए पाकिस्तान से लोग गए थे। ये तारीख का हिस्सा है। वो जनरल मुशर्रफ के जमाने में भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ काम करने में पाकिस्तान की फौज साथ में थी। अब मैं आपको और बैकग्राउंड में ले जाता हूं। 1947 के बाद से ही अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसे पेंटागन कहते हैं, उसके पंजे इस्लामाबाद पे बहुत मजबूत हैं। इसीलिए वहां डेमोक्रेसी कम टाइम रही और फौज ही इख्तदार में रही। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है, वो तो जो फौज का सरबराह करेगा वो फैसले करेगा। बिल्कुल ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब देखना, बहुत ही अहम बात यह है कि पिछले दिनों ईरान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही नजदीकियां जाहिर हुई और एक आध बार तो ऐसे ही अफवाह भी उड़ी कि पाकिस्तान फौज भेज देगा। क्या क्या था, आजकल सोशल मीडिया के जमाने नहीं में नहीं, क्या आपके क्या। यहाँ ईरान की संसद में तो बाकायदा तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं सर। हाँ, तो वो देखिए, अगर एक रेजोल्यूशन पास करके ही वहां से तशक्कुर मिल जाए, इससे बढ़िया क्या काम है। इससे सस्ता तशक्कुर तो बहुत आसानी से मिल जाता है। नहीं, मुझे अच्छा, लगता है वो वैसे यूएनएससी में पाकिस्तान बोला है इसके लिए उन्होंने किया, क्योंकि यूएनएससी में हाँ, पाकिस्तान की तरह कोई अड़के नहीं बोल पाया ईरान के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है, पड़ोसी, इमीडिएट पड़ोसी मुल्क है और ताल्लुकात अच्छे हैं दोनों मुल्कों के इसमें। और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ था, उसमें भी तुर्की और ईरान का भी कभी कभी जिक्र आता है, अजरबैजान का भी जिक्र आता है। तो नजदीकियां हैं, यकीनी तौर पर नजदीकियां हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो ये कि पाकिस्तान, क्या, ये एक बड़ा सवाल है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या पाकिस्तान फिलिस्तीन वाले मामले में गजा के खिलाफ, जैसे कई अरब मुल्कों ने इजराइल की इस जंग में मदद की है, जमीनी रास्ता खोला हुआ है साहब, रेड सी के मुकाबले में सड़क का रास्ता दिया हुआ है यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन ने, उधर तुर्की से दिया हुआ है। क्या पाकिस्तान भी कोई उनकी मदद के लिए कोई और रास्ता निकालेगा? ये पाकिस्तान क्या रास्ता निकालेगा सर, 2200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है पाकिस्तान तो। खैर, लेकिन अब आप ये बताइए कि ये जंग किस ओर आपको जाते हुए दिख रही है? क्या जंगबंदी हो रही है या ये अमेरिका अब सीधे हमला करने आ रहा है ईरान में? देखिए, अभी जो ताजा कुछ मुझे अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है, वो तेहरान से नहीं बल्कि एक और, मैं एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो ये कि रूस एक कोशिश कर रहा है और बहुत मुमकिन है रूस, अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता किस्म की कोई चीज हो जाए और इजराइल को भी समझा दिया जाए कि तुमने भी बहुत से नुकसान उठा लिए, तुम पहले ही बहुत मरे पीटे बैठे हो, तुम भी खामोश हो जाओ। और हो सकता है ईरान से भी कहा जाए कि भाई तुमने भी बहुत ही जलवे दिखा दिए हैफा में और कहां, इसलिए तुम भी खामोश बैठ जाओ, कोई स्टेटस को जैसी कोई चीज हो जाए। ऐसे कुछ इशारे कहीं कहीं से डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कहीं से आ रहे हैं। अभी तेहरान से मुझे आज, तेहरान में इंटरनेट का इशू है, क्योंकि जंग के दौरान सरकारें बहुत सी एहतियात करती हैं, इसलिए वीडियो के साथ इंटरव्यू नहीं हो पाए। मैंने एक दो कोशिश की एक दो लोगों से, तो वहां से यह पता चला कि इंटरनेट बहुत कमजोर है, कभी कभी ठीक आता है, कभी कमजोर हो जाता है। तो तेहरान से जो मुझे अभी कुछ घंटे पहले बताया है, वो ये कि तकरीबन 100 लोग तेहरान में मारे गए हैं और जो हमले हुए हैं वो ऐसे हैं जिनको अगर आप ढूंढो तो बाकायदा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कहां इजराइल के कहां कहां हमले हुए हैं। तो वैसे नॉर्मल जिंदगी जारी है तेहरान में, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खाली हो रहा है। वो ट्रंप 1 करोड़ की आबादी है सर पूरे शहर की, कहां खाली हो जाएगा। खैर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली,
लगता नहीं है जो आप कह रहे हैं कि रूस के तरफ से जो जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं वो कामयाब हो पाएंगी। इरादा जो लग रहा है ट्रंप का, जिसने 5 दौर की बातचीत के बाद अचानक हमला करवा दिया इसराइल के जरिए, और पहले कहने लगा मैं इसमें शामिल नहीं, और अब कह रहा है कि ईरान का आसमान मेरे कंट्रोल में है, यानी वो खुद इसमें शामिल है। और खबरें ये तक छप रही हैं, तुर्की को उसने पहले बता दिया, कतर को उसने पहले बता दिया, और अब वो कह रहा है कि हम उन ठिकानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जोहरी तंसीबात के तौर पर ईरान में मौजूद हैं। लगता नहीं है जंग रुकने वाली है, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो बार बार ट्रंप बोल रहा है। देखते हैं क्या वो बड़ा होगा। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।